Hello students, welcome to the new video. As it is visible over here that two heavily bodies are colliding with each other. अब जब ये कोलाइड कर रही हैं तो ये एक दूसरे को काफी एनर्जी के साथ टकरा रही है, कोलाइड करने लग रही हैं और उसके साथ साथ हम ये विजिबल है कि लाइट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स टू से जब ये आपस में टकरा रही हैं, जिस स्पीड के साथ ये आ रही थी उसके अंदर चेंज होगा, जो एनर्जी है उसकी फॉर्म भी चेंज होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम अपनी वीडियो कोलोजन और उसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 11th। वी हैव कंसिडर्ड सम बॉब्स हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। ये हम यहां पर देख पा रहे हैं, हमें पता है सिंपली जो बॉब हैंग कर रखा है वो क्या होता है, एक ऑसिलेटिंग बॉडी। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोलोजन एक्चुअल में होता क्या है। जो कोलोजन है ये आइसोलेटेड, इट इज डिफाइंड एज द आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन ईच अदर। जब कोई भी दो या दो से अधिक ऑसिलेटिंग बॉडीज आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एक्सर्ट करती है, वही क्या होता है कोलोजन। और यही नहीं, जो लीनियर मोमेंटम होता है सभी डायरेक्शंस में वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस चीज को भी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कुछ चीजें जो आज के सेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन चीजों को हम आज यूटिलाइज करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म आती है लीनियर मोमेंटम। ये बात हमें पता है, लीनियर मोमेंटम और डिनोट करते हैं P से, और लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें हमने ये पढ़ा था the rate of change of momentum of a particle is equal to the net force acting on it। तो हमने ये पढ़ा था जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बाय में dt। d बाय dt का मतलब क्या है, मोमेंटम का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहां ये मेंशन कर सकते हैं जो dp है उसको हम इक्वल टू k कोई भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इनटू में f इनटू में dt। अगर इसको हम वन वैल्यू मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं, dp इक्वल्स टू f इंटू में dt लिख सकते हैं। हमें यहां से ये चीज आज माइंड में रखनी है। सेकंड वन ये आता था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तो सबको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जितना कोई भी फोर्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर अप्लाई करता है। तो यहां पर अगर देखें, ये जो पर्सन है इसने इसके ऊपर एग्जर्ट किया कितना फोर्स, F1। तो जो F2 है, F2 F1 के इक्वल होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो F2 है, F2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का F1 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने तो इसकी टर्म लिखी है F1। मान लिया अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन ही होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 10 न्यूटन। ये बात हमें समझ में आ गई है यहां से, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन्हीं को हम यूज करेंगे। उसके लिए अब देखिए हमने क्या किया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, मास m1 और मास m2 के, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। एक ये ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है मास m1 वाला, जो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ। तो ये हमने यहां पर मेंशन कर दी है। जो m2 ऑब्जेक्ट है ये किस पे है, रेस्ट पर प्रेजेंट है, मींस टू से इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी या स्पीड है ही नहीं, तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, 0। लेकिन जब ये m1 मास वाला पार्टिकल इधर मूव करते करते जब इसके साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इसके अंदर भी मोशन आ जाएगा और ये रेस्ट को छोड़ के मोशन में प्रोसीड करने लग जाएगा। लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगे। तो यही बात हमने यहां पर की है। जो मास m1 जब कोलाइड करेगा विद द पार्टिकल ऑफ मास m2, तो जो m1 और m2 है पार्टिकल्स, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है।
और उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v1 डैश और उसकी मान ली v2 डैश। ये बात भी क्लियर है। जब ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराएंगे, क्या लिखा है, द म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग ओवर द कोलोजन टाइम डेल टी। क्योंकि देखो ये टकराएंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा। और स्मॉल टाइम के लिए हम क्या टर्म यूज कर देते हैं, डेल टी। ये बात क्लियर होगी। ये क्या करेगा, मोमेंटम का कोज करेगा। अब आपको देखो ये बात हमने आज बताई थी, अभी क्या बताई थी, जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी। तो अब वापस से इसी पॉइंट पे आ जाओ। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मोमेंटम क्या लिया है हमने, P1 लिया है। लेकिन अगर स्मॉल टाइम के लिए बात करें तो मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा, स्मॉल, इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डेल टी था। अब जो फोर्स है, अगर हम बात करें फोर्स की जो अप्लाई हो रही है फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू सेकंड, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, F12। तो ये देखिए यहां पर, तो डेल P1 इक्वल्स टू हो जाएगा F12 डेल टी। तो जो F12 ये क्या है, फोर्स है पार्टिकल 1 के ऊपर ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं ना, डेल P2 इक्वल्स टू हो जाएगा F21 इंटू में डेल टी। अब ये किसका चेंज इन मोमेंटम हो गया, सेकंड पार्टिकल का। क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हुई है सेकंड पार्टिकल की, पहले वो रेस्ट पे था फिर वो मोशन में आ गया, तो उस समय भी तो चेंज हुआ है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब मोमेंटम भी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम, और हमें ये पता है, ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें, हमने न्यूटन का जो थर्ड लॉ स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, F2 इक्वल टू माइनस का F1 है, तो हम यहां से लिख सकते थे ना, F1 इक्वल टू माइनस का F1। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर जब न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग F12 इक्वल टू माइनस का F21 लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण जब इन दोनों को हम एड अप करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो जब इस स्टेप में हम यहां लिखेंगे तो जो इनका जो सम है किसका, F का 1 2 का, F21 का और माइनस F21 का, तो इनका रिजल्टेंट क्या जाएगा, 0। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है, 0। मतलब कि मोमेंटम में कोई भी चेंज हुआ ही नहीं। तो देखो हमारी जो स्टेटमेंट थी हमने क्या बताई थी, इन ऑल डायरेक्शंस द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। इसलिए हमने बोला था कि जो मोमेंटम वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोलोजन की। कि जो कोलोजन है, कोलोजन के 2 टाइप्स होते हैं। क्योंकि हमने देख रखा है कई बार तो क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को हिट करते किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो टकराने के बाद वापस एक दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, ये भी होता है कि कुछ केसेस में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली एक साथ चिपक के ही मूव करते हैं, है ना। ऑब्जर्व करना कभी इस चीज को। तो हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग 2 तरह के कोलोजन है, इलास्टिक कोलोजन और इन इलास्टिक कोलोजन। इन चीजों को याद रखने के लिए हमें आज क्या यूज करना है, एक तो हमें यूज करना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा याद करना है मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट वन देख लेते हैं इलास्टिक कोलोजन। इलास्टिक कोलोजन एक ऐसा कोलोजन है जिसके अंदर जो टोटल मोमेंटम है और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मीन्स टू से ना तो चेंज इन मोमेंटम होता है ना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स टू से चेंज इन मोमेंटम भी 0 होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं चलते, वो कोलाइड होने के बाद डिफरेंटली मूव करते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करें कि जैसे ही हम सॉकर की बॉल को क्या करते हैं, हिट करते हैं अपने पैर के साथ, तो पैर को चिपक के तो नहीं रहती, वो चली जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सिमिलरली अगर बात करें हिटिंग ए बेसबॉल विद अ बैट, वो भी
तो ये बात हमें क्लियर होगी। अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें तो क्या है, उस पर्टिकुलर कोलेजन में जहां काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द पार्टिकल, वो ट्रांसफर तो हो जाती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, लेकिन जो टोटल एनर्जी है पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मींस टू से ये पर्टिकुलर बॉल इसके साथ टकराई, फिर ये आपस में मूव करी थोड़ी दूर, और फिर ये इसने क्या वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी, v2। यहां पर v1 इक्वल टू v2 है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, सेपरेटली मूव करने लग रहे हैं। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है टकराने के बाद। क्यों लेस हो जाती है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल्स टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कुछ परसेंट किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। ऐसे लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइम पर वो कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। तो यही बात बताई गई है, जो कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो एनर्जी कहां से आएगी, और कहीं से थोड़ी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है उसमें। साउंड एनर्जी भी हो जाती है। तो अगर देखें तो सम काइनेटिक एनर्जी में रिमेन्स, तो जब टकराने के बाद असल में तो क्या हो जाती है, सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म ही हो जाती है, ऑब्जेक्ट रुक ही जाता है। लेकिन अगर नहीं रुकता तो कुछ परसेंट ही बचती है, क्योंकि इसमें देखिए आप, जब ये दो हैविली बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या होगी, टकराने के बाद रुकी तो जाएंगी, तो टकराने के बाद इधर उधर वापस भाग लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर भागेंगे तो स्लोली स्लोली मूव करेंगी, क्योंकि कुछ परसेंट ही काइनेटिक एनर्जी बचती है। तो आज की हमारी वीडियो में हमें पढ़ना था कोलिजन क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस